हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ 10th स्टैंडर्ड, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे, हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे। ओके, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। वंस अगेन वेलकमिंग बैक टू माय ऑनलाइन क्लास ऑफ सोशल साइंस। ओके, तो वेलकमिंग हो जाने के बाद हम लोग अब सीधा पढ़ाई शुरू करेंगे विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 11 हमारा जो ऑनगोइंग चैप्टर है वो चल रहा है। और उसके फर्स्ट लेक्चर में हमने कवर किए थे वो टॉपिक्स जिसमें वाटर रिसोर्सेस, ऑब्वियसली चैप्टर का नाम जैसा कि आप जानते हो, वी आर इनटू चैप्टर नंबर 11 इंडिया वाटर रिसोर्सेस। ओके, और उसमें हमने सोर्सेज ऑफ वाटर खास करके हमने समझा, जिसमें लाइक ऑब्वियसली लेसन स्टार्टेड विद द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। वो तो एक जनरल टॉपिक है और उसके बारे में हम बहुत अच्छे से जानते भी हैं कि वाटर का बहुत महत्व है। विदाउट वाटर नो बायोटिक एलिमेंट और नो लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव इवन फॉर अ फ्यू आवर्स आल्सो। ठीक है, तो इसलिए बहुत पानी जरूरी होता है। और नॉर्मल हमारे यूसेज के अलावा एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में भी पानी की बहुत जरूरत पड़ती है। सारी चीजों को समझने के बाद हमने समझा था सोर्सेज ऑफ वाटर के बारे में। ओके, व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ वाटर? तो उसमें 3 सोर्सेज थे, रेन वाटर, सरफेस वाटर एंड देन ग्राउंड वाटर। एंड आफ्टर दैट वाटर सोर्सेज एंड यूजेस, जिसमें 2 अहम पॉइंट्स थे, इरिगेशन एंड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के बारे में मैंने आपको आखिर में बताया था कि जो टेबल दिया गया है आपके टेक्स्ट बुक का 91 पेज नंबर 91 के ऊपर, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यू या तो कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, कि कौन सा मल्टीपर्पज डैम कौन सी रिवर पे बना है और किन किन राज्यों को उसका फायदा होता है। ये चीजें आपको ये टेबल में से डायरेक्टली मिल रही है तैयार, तो वो आपको याद करना है सब। ओके, और एक बार पढ़ने से याद नहीं रहेगा ऑब्वियसली, ये भी आप समझ सकते हो। यू हैव टू रीड इट एंड ट्राई टू मेमोराइज इट रिपीटेडली ऑल द टाइम। कुछ चीजें सीधा ही मेमोराइज करनी पड़ती है, उसमें कोई रास्ता नहीं, खास करके ऐसे जैसे सब्जेक्ट के बारे में। ऐसा कोई रॉकेट या कोई ऐसा कोई लाइक रॉकेट साइंस या फॉर्मूला नहीं है कि ऐसा करने से याद रहेगा। ओनली वन एंड ओनली सिंपल फॉर्मूला इज दैट whichever thing that you wish to memorize, just keep on reading it repeatedly over and over. Okay, बार बार पढ़ोगे तो याद रह जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। You already have a good brain on the top of your head. आपको दिमाग तो बहुत अच्छा मिला है, बस उसको किस तरह से सही उपयोग करना है वो आपके हाथ में। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के जो नाम दिए गए उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरिया अंडर इरिगेशन। यहाँ पे मैंने लिखा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरिया अंडर इरिगेशन। अब इस टॉपिक का मतलब क्या है वो हम पहले समझेंगे। ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड टॉपिक है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरिया अंडर इरिगेशन का मतलब ये है कि हमारे पूरे कंट्री में जितना भी जमीन है, ठीक है, यानी कि फार्मिंग जहां पे हो रहा है वो जमीन की मैं यहां पे बात कर रहा हूं। ऑब्वियसली सारी जमीन के ऊपर तो फार्मिंग नहीं हो सकता है। देयर आर सो मेनी रेसिडेंशियल एरियाज, इंडस्ट्रियल एरियाज, फिर कुछ जमीनें ऐसी भी है जहां पे जंगल है, ठीक है, और रखने पड़ते हैं जंगल एनवायरनमेंट का बैलेंसिंग बनाए रखने के लिए। फिर रोड्स हैं, रेलवे ट्रैक्स हैं, बहुत सारी चीजें जमीन ऑक्यूपाई करती है, बहुत सारी चीजों से जमीन ऑक्यूपाई हो जाती है, ठीक है। तो उसके अलावा जो बाकी बचती है जमीन, उसके ऊपर फार्मिंग होता है। ओके, और उसमें भी इवन इन दैट ऑल्सो not all the lands, okay, is the area under irrigation.
सारी जमीन जो है वो इरिगेशन के अंडर में नहीं आती। इरिगेशन का मतलब साफ है, आप लोगों को पता ही होगा कि इरिगेशन यानी कि जहां पे पानी का कमी रह जाता है, बारिश के पानी का, वहां पे मैनमेड एफर्ट्स से या तो फिर डैम बनवा के या तो फिर रिवर वाटर को एक्सटेंड करके कैनल बनवा के या तो फिर वेल्स या ट्यूबवेल के द्वारा जो इरिगेशन प्रोवाइड करवाया जाता है जो जमीन, उसको इरिगेशन बोलते हैं। तो जितना भी फार्मिंग लैंड अंडर फार्मिंग है उसका 100% जो है वो लैंड अंडर इरिगेशन हम नहीं कह सकते। कुछ लैंड ऐसी है जहां पे बहुत भारी इरिगेशन की जरूरत पड़ती है, कुछ लैंड ऐसी भी है जहां पे लगातार बारिश होती है, रेगुलरली बारिश होती है, जितना चाहिए उतना बारिश होती है, तो वहां पे इरिगेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन जो है, ठीक है, ये जो बंटवारा जिसको हम कह सकते हैं लैंड अंडर इरिगेशन, वो किस तरह से इंडिया में हुआ है, उसी चीज के बारे में ये टॉपिक है पेज नंबर 91 के ऊपर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरिया अंडर इरिगेशन। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है अपनी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 91 के ऊपर, हाथ में पेंसिल रखिएगा। एज एंड व्हेन इट इज नेसेसरी आई विल पॉइंट आउट टू यू टू मेक अंडरलाइंस और ब्रैकेट्स so that you can do so and you can read those important points repeatedly for the exam preparation purpose. तो आइए हम पढ़ना शुरू करते हैं। There is a difference regarding the area under irrigation in every state. Okay, ये पहला ही स्टेटमेंट बहुत ही रिमार्केबल है कि हर एक स्टेट में एरिया अंडर इरिगेशन जो है वो क्राइटेरिया सेम नहीं है, डिफरेंस। कुछ स्टेट में लैंड अंडर इरिगेशन या फिर एरिया अंडर इरिगेशन जो है वो बहुत ज्यादा है, कुछ स्टेट में कम है क्योंकि वहां पे नेचुरली बारिश होती है, जितनी जरूरी मात्रा में चाहिए उतनी होती है। ठीक है, कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स इन आंध्र प्रदेश, डेल्टा रीजन्स ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा रिवर्स, महानदी डेल्टा इन ओडिशा, कावेरी डेल्टा इन तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एक्सेट्रा are region of intensive irrigation of the country. अब ये पूरा स्टेटमेंट आपको अंडरलाइन करना है। आई एम टेलिंग यू वेरी वेरी क्लियर, ये पूरा स्टेटमेंट आपको ब्रैकेट या अंडरलाइन करना है, क्योंकि इसमें ये लिखा गया है कि भारत के ऐसे कौन से राज्य हैं या तो कौन से ऐसे एरिया हैं जहां पे एरिया जो है इरिगेशन, इंटेंसिव इरिगेशन जिसको हम कह सकते हैं कि लगातार वहां की जमीनों में इरिगेशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ऑब्वियसली वहां पे बारिश कम होती है लेकिन फिर भी वहां पे फार्मिंग किया जाता है। तो विदाउट बारिश, विदाउट रेन फार्मिंग करना ऑब्वियसली बहुत मुश्किल होता है। वो तभी संभव होता है जब इरिगेशन का फैसिलिटी प्रोवाइड करवाया जाए। तो ये सारे रीजन जो वापस मैं बोल रहा हूं आपको ये अंडरलाइन या ब्रैकेट करना है। ठीक है, कि कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, Delta regions of Godavari and Krishna rivers, Mahanadi Delta in Odisha, Kaveri Delta in Tamil Nadu, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ये सारे ऐसे एरिया है कि these regions are known as the regions of intensive irrigation of our country. ठीक है, after independence the irrigated area in India has increased 4 times. इस स्टेटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिपेंडेंस प्राप्त करने के बाद यानी कि 1947 के बाद एरिया अंडर इरिगेशन 4 टाइम्स बढ़ा है। इसका मतलब साफ है कि उस जमाने में यानी कि आज से 70 इयर्स पहले इरिगेशन का फैसिलिटी था ही नहीं, या तो फिर बहुत ही कम था। तो वो जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, जैसे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, वैसे इरिगेशन का एरिया भी बढ़ता गया, क्योंकि इरिगेशन का फैसिलिटी हमने बहुत सारी जगहों पे प्रोवाइड करवाया। ये कोई भी गवर्नमेंट का एक प्राइमरी गोल रहता है कि सबसे पहले एग्रीकल्चर के ऊपर ध्यान दिया जाए, और एग्रीकल्चर के ऊपर तभी ध्यान दिया जा सकता है जब वहां पे इरिगेशन का फैसिलिटी हो, बिकॉज रेन इज नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन आवर कंट्री, दैट इज अ प्रॉब्लम। दैट्स व्हाई एरिया अंडर इरिगेशन नीड टू बी इंक्रीज्ड। और उस हिसाब से देखा जाए तो पिछले 70 ईयर्स ये 4 टाइम्स बढ़ा है। इरिगेशन इज प्रैक्टिस्ड इन अबाउट 38% ऑफ द नेक्स्ट सोन एरिया।
ये स्टेटमेंट भी अंडरलाइन कीजिए आप। ये वर्ड आपको समझने की जरूरत है सबसे पहले, नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया का मतलब है कि वो जमीन जहां पे फार्मिंग किया जाता है। इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। ऐसी जमीन जो सिर्फ खेत या फार्म है, जहां पे खेतीबाड़ी एग्रीकल्चर वगैरह होता है, ओके, ऐसी टोटल भारत की जितनी भी जमीन है, सब 38% जमीन फार्मिंग के लिए, ठीक है। तो इरिगेशन इतना एरिया में प्रोवाइड कर रहा है कि कहने का मतलब ये है कि लगभग बहुत सारी बड़ी जमीन, लेकिन जितना भी नेट सोन एरिया है उसका 38% एरिया में इरिगेशन प्रोवाइड करवाया जाता है। ओके, ये स्टेटमेंट आप जरूर समझिएगा। मैं वापस आपको रिपीट कर रहा हूं कि जितना जमीन है जिसके ऊपर खेती बाड़ी होता है, उस जमीन में से 38% एरिया में इरिगेशन फैसिलिटी उपलब्ध है। अब यह आंकड़ा बढ़ने की संभावना भी है, क्योंकि इरिगेशन जितना हो सके उतना बढ़ा रहे हैं। ओके, जैसे समय आगे बढ़ रहा है वैसे, और टेक्नोलॉजी भी हमें जैसे साथ दे रही है, वैसे हम उसको भी ज्यादा जितना हो सके उतना बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। There is a difference in the irrigated areas of different state. ओके, कितना एरिया इरिगेशन में आता है, कौन से स्टेट में कितना एरिया अंडर इरिगेशन में आता है, वो अलग अलग आंकड़े हमें मिलेंगे। जैसा कि मिजोरम में 7.3% एरिया ऑफ द टोटल एरिया सोन इज अंडर इरिगेशन। मिजोरम में ज्यादा इरिगेशन प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। जितनी जमीन जहां पे जितना फार्मिंग हो रहा है उतनी जमीन में से सिर्फ 7%, इनफैक्ट 7.3% जमीन में इरिगेशन प्रोवाइड करवाया जाता है, क्योंकि अदरवाइज वहां पे बारिश बहुत होती है, ठीक है। जबकि पंजाब का एग्जांपल अगर लिया जाए तो वहां पे आंकड़ा जो है वो बहुत ही अलग है, 90.8%, ऑलमोस्ट 91% कह सकते हैं हम। ओके, अंडर फार्मिंग जितना जमीन है उसका 91% जमीन जो है वो एरिया अंडर इरिगेशन है, यानी कि वहां पे इरिगेशन फैसिलिटी पर्याप्त करने की जरूरत पड़ती ही है, बिकॉज डेफिनेटली रेन इज वेरी लेस ओवर देयर, बारिश बहुत कम होती है। देयर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन द टोटल एरिया अंडर इरिगेशन विद द टोटल एरिया सोन। जितना जमीन में फार्मिंग होता है उसमें, और जितना जमीन जहां पे इरिगेशन प्रोवाइड किया जाता है, उस आंकड़ों में भी बहुत फर्क है। ओके, मोर देन 40% एरिया ऑफ द टोटल एरिया सोन इज अंडर इरिगेशन इन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु एंड मणिपुर। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि ये जो राज्यों के नाम मैंने लिए और ये जो बुक में लिखा है, उन राज्यों में जितने एरिया में खेतीबाड़ी होता है उसका 40% से भी ज्यादा एरिया में इरिगेशन प्रोवाइड करवाया जाता है। जैसा कि हमने एग्जांपल लिया पंजाब, तो वो 91% जितना हो रहा है। तो उसी तरह से दूसरे राज्य भी हैं, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, ये सारे राज्य भी ऐसे हैं जहां पे कहीं ना कहीं अलग अलग आंकड़े मिलेंगे, लेकिन 40% जितना नेट सोन एरिया उसका 40% से भी ज्यादा इरिगेशन के अंडर में आता है वो जमीन, ठीक है। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरिया अंडर इरिगेशन जो कि बहुत ही अनइक्वल, बहुत ही डिफरेंट, अलग अलग है हर एक स्टेट में, वो हमने समझ लिया। उसके बाद हम समझेंगे एक कॉमन जनरल पॉइंट जिसका नाम है वाटर क्राइसिस। और हियर इट इज, यू कैन सी हियर वाटर क्राइसिस, यानी कि मतलब तो उसको समझना बहुत इजी है। ओके, गुजराती में इन्हें पानी की तंगी कहवाय। ओके, और पानी का कमी होना हिंदी में उसको बोलते हैं, इंग्लिश में उसको वाटर क्राइसिस बोलते हैं। अब इस चैप्टर का शुरुआत में मैं आपको ये समझा चुका हूं, बता चुका हूं कि वाटर क्राइसिस कहीं पे भी कभी भी हो सकता है। और आजकल की दुनिया तो बहुत ही अनसर्टेन है, आप लोगों को पता चल ही गया होगा अभी तक तो,
कि कल जाके क्या होगा कुछ पता नहीं है, और खास करके लाइक इन केस इफ इट इज एप्लीकेबल अबाउट द पैंडेमिक लाइक कोरोना, तो ये वाटर के बारे में भी बहुत लागू पड़ता है कि अभी फिलहाल हमारी सिचुएशन ऐसी है कि हमें पानी बहुत ही छूट से मिल रहा है, तो इसका कोई गारंटी नहीं है कि हमेशा ऐसा होगा, क्योंकि इसी राज्य में पहले ऐसा एक दौर आ चुका है 4-5 सालों तक, कुछ सालों पहले, कि जहां पे पानी का कमी था ऑलरेडी। इन केस इफ यू आस्क योर पेरेंट्स दे विल टेल यू, ठीक है, और वो आपको बताएंगे भी सही कि स्पेसिफिक कौन से साल होंगे जब पानी के क्राइसिस थे। इवन इफ यू आस्क योर ग्रैंड पेरेंट्स दे विल आल्सो टेल यू कि काफी ऐसे इंसिडेंट्स बने हैं, काफी ऐसे साल ऐसे गुजरे हैं और उन्होंने ऐसा जिंदगी जिया है जब पानी का कमी हुआ करता था, ठीक है। तो ये वाटर क्राइसिस इसलिए ऐसा अनसर्टेनिटी के वजह से हमें उसको पढ़ना भी बहुत जरूरी है, एक अवेयरनेस के लेवल से दिखना उसको जरूरी है। वाटर इज अ नेचुरल गिफ्ट। वाटर शॉर्टेज इज कॉन्स्टेंटली इंटेंसिफाइड due to increasing demand for grains by increasing population, to grow cash crops, increasing urbanization and changing lifestyle of people. अब इसमें बहुत सारे फैक्टर है जिसकी वजह से वाटर क्राइसिस हो सकता है। सबसे पहला फैक्टर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, दिन ब दिन पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, ये चीज बार बार आती है हमारे डिस्कशन में, और अब तक तो आपको पता चल ही गया कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन 750 करोड़ से ऊपर पहुंच गई है। इसके सामने डेथ रेट कम है, ठीक है, और पर डे अगर देखा जाए तो 2 लाख पीपल आर एडेड इन द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन एवरी डे। इन इंडिया मोर देन 80,000 पीपल आर एडेड इन द इंडियन पॉपुलेशन, ठीक है। अब जो जमीन जिसके ऊपर हम एग्रीकल्चर करते हैं वो तो इतना ही रहने वाली है, तो उतनी जमीन में से ही सारी पॉपुलेशन का खाने पीने की रिक्वायरमेंट जो है वो पूरा करना है। फिर दूसरा फैक्टर ये है कि कुछ फार्मर्स में कैश क्रॉप्स उगाने का उनको जैसे बोलते हैं कि एक ट्रेंड चल रहा है आजकल। दे आर मोर इंटरेस्टेड इन कल्टिवेटिंग कैश क्रॉप्स रादर देन द फूड ग्रेन्स एंड ऑल दैट, ठीक है। कैश क्रॉप्स को उगाने का उनको फायदा ये होता है कि तुरंत जैसे ही कल्टिवेट होता है तो वैसे ही उसको मार्केट में बेच के अच्छी खासी रकम वो कमा सकते हैं। एंड देयरफॉर फॉर एग्जांपल कॉटन है, शुगर केन है, ठीक है। तो ये सारी चीजें ऐसी है कि उसको सीधा आप कल्टिवेट होने के बाद, क्योंकि उसकी डिमांड रहती ही है, ऐसा नहीं कि उसकी डिमांड नहीं होगी, उसको सीधा बेच के उन्होंने जो मन चाहे दामों में वो बेच के वो सीधा कैश प्राप्त करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। देयरफॉर दीज क्रॉप्स आर नोन एज कैश क्रॉप्स। तो ये एक टेंडेंसी बढ़ा है फार्मर में, ठीक है। ना ऐसे होता था कि पहले के जमाने के फार्मर्स फूड ग्रेन्स को ज्यादा उगाते थे, इसलिए एटलीस्ट खाने पीने की कमी नहीं हुआ करती थी। इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, ये भी एक बहुत ही डेंजरस पॉइंट है। इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन यानी शहरों का विस्तार जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, इसलिए ऐसी जमीन के ऊपर भी अब रेसिडेंशियल एरियाज बनने लगे हैं जहां पे पहले फार्मिंग हुआ करता था, जो खाली जमीन है और उसको कोई पर्पस उसका है नहीं ऐसा समझा जाता है, और उसके बाद वहां पे फार्मिंग किया जाता है। रेसिडेंशियल एरियाज बनाया जाता है। फार्मिंग पहले होती थी, लेकिन अब वहां पे रेसिडेंशियल एरियाज बनाए जा रहे हैं, फ्लैट की स्कीम वगैरह, शॉपिंग मॉल है या तो इंडस्ट्रियल एरिया है, बहुत कुछ बन सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि नेट सोन एरिया, वो जमीन जो है वो कम होती जा रही है, खेतों की संख्या कम होती जा रही है। कुछ फार्मर्स ऐसे जो अपने खेत बेच देते हैं, अगर कोई बिल्डर उनको अच्छी प्राइस ऑफर करता है, क्या कि ये जो खेत है बहुत बड़ा, अगर किसी का खेत है सपोज, और वो सिटी एरिया को टच करता है, तो ऑब्वियसली डेवलपमेंट के हिसाब से देखा जाए तो किसी प्राइवेट बिल्डर को वहां पे एक अपॉर्चुनिटी दिखता है कि यहाँ पे मैं फ्लैट का एक बहुत अच्छा स्कीम डेवलप कर सकता हूँ, और वो फ्लैट बिकेंगे बाद में तो उसको मुनाफा होगा, पब्लिक वहां पे रहने आएगी। तो ऑब्वियसली कुछ सालों पहले जो जमीन फार्म हुआ करती थी वो अब रेसिडेंशियल,
तो उस चीज को कहते हैं हम कि इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन। वो शहर फिर इसी तरह से आगे बढ़ता जा रहा है, ओके, पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ। एंड चेंजिंग लाइफस्टाइल्स ऑफ पीपल, लोगों की लाइफस्टाइल चेंज होना ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। पहले लोग अपनी लाइफस्टाइल में कॉम्प्रोमाइज बहुत करते थे, कम पानी में चला लेते थे, सिंपल वाला फूड खाते थे, ज्यादा फैसिलिटीज की अपेक्षा नहीं रखते थे, और वैसी फैसिलिटीज भी वैसे थी नहीं उस वक्त। लेकिन राइट नाउ वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ सो मेनी फैसिलिटीज, एंड इवन दैट ऑल्सो वी आर हाईली अनसेटिस्फाइड। हमारे पास इतनी ज्यादा फैसिलिटी है लेकिन फिर भी हम लोग हाईली अनसेटिस्फाइड हैं, ठीक है। हमारा एक्सपेक्टेशन, हमारी डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है, और ऐसी सिचुएशन में हम पानी का बहुत भरपूर उपयोग करते हैं। वहां पे हम कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार ही नहीं है। आप लोगों को पता ही होता है, आप अपने घरों में रहते हैं तो आपने खुद ये चीज एक्सपीरियंस किया होगा कि आप कम पानी में नहीं गुजारा कर सकते, ओके। पानी का जितना भी डेली यूज है, जितना डेली स्टॉक है, वो हम गिनते नहीं है, लेकिन वो बहुत बड़ा स्टॉक है। एटलीस्ट इतना तो आपको पता चलता ही होगा। तो ये आज का लाइफस्टाइल है, पहले ये लाइफस्टाइल नहीं था, कुछ अलग ही लाइफस्टाइल। पानी की वैल्यू सबको पता थी, क्योंकि उनको पता था बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अगर पानी नहीं मिलेगा तो दूर दूर भरने के लिए जाना पड़ेगा। तो लोग बचा बचा के उसका महत्व समझ के यूज करते हैं। लेकिन अभी क्योंकि हमें आसानी से मिल जाता है, एंड देयरफॉर वी जस्ट टेक द फैसिलिटी फॉर ग्रांटेड एंड वी यूज वाटर रैकलेसली, ओके। अंधाधुंध तरीके से बिना सोचे हम पानी को यूज करते हैं। तो ये लाइफस्टाइल का फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द पोजीशन ऑफ वाटर सप्लाई एंड द इनइक्वालिटी in the local distribution are challenges to human interest, livelihood and economic development, okay। तो वाटर सप्लाई का जो पोजीशन है अभी फिलहाल, ठीक है, और लोकल डिस्ट्रीब्यूशन का इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी जरूर है, हम ये कह सकते हैं कि कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे पानी बहुत भरपूर मात्रा में मिलता है, कुछ एरियाज ऐसे ही खास करके रिमोट विलेज, गांव वगैरह, तो वहां पे पानी इतना अवेलेबल नहीं है जितना हमें अवेलेबल है, ठीक है। तो ये ह्यूमन इंटरेस्ट का सबसे बड़ा आज का एक सबसे बड़ा चैलेंज है, ओके। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर भी उसका असर पड़ता है। अब आगे देखते हैं। Nowadays, the water crisis is very alarming state in arid regions of western Rajasthan and interior area of southern peninsular plateau. कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पे दो एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं। राजस्थान का वेस्टर्न पार्ट, ओके, हालांकि वो डेजर्ट एरिया है, वहां पे पॉपुलेशन कम है, लेकिन फिर भी जितनी पॉपुलेशन है उनको भी पानी की जरूरत तो पड़ती है, ठीक है। तो वो एरिया और सदर्न पेनिनसुलर प्लेटू, ये दोनों एरिया ऐसे हैं जहां पे बहुत कम पानी मिलता है। लोग रहते जरूर है वहां पे, लेकिन कम पानी में उनको गुजारा करना पड़ता है। The quality of water has deteriorated in many villages, in some towns. कुछ villages और towns ऐसे हैं जहां पे पानी का क्वालिटी के साथ लोगों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, ठीक है। गंदा पानी से भी काम चलाना पड़ता है उनको। कई बार ऐसा होता है, पानी कई बार ऐसा होता है कि लाइक ऐसा जरूरी नहीं कि पानी मिल जाए वही काफी है, अच्छे क्वालिटी का पानी मिले वो ज्यादा जरूरी है। But still, in some villages and in some remote towns, in case if the water quality is bad, then also the people have to survive with that water also. वो लोग फिर भी कुछ भी करके लाइक पानी को फिल्टर करके, गर्म करके, बार बार फिल्टर करके, वैसे करके वो चला लेते हैं, which is rather unfortunate, ठीक है। और लेकिन उस तरह से देखा जाए तो many waterborne diseases spread due to this, ओके। इस वजह से काफी वाटरबोर्न डिसीजेस भी सबको होते हैं। गांव में रहने वाले या रिमोट एरियाज में रहने वाले लोग जिसको पानी अच्छे टाइप का नहीं मिलता है, उनको पानी से होने वाले रोग भी होते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ प्योर पोर्टेबल वाटर इज द बेसिक नीड ऑफ लाइफ। पोर्टेबल वाटर यानी ऐसा पानी जिसको हम पॉट्स में भरते हैं, पीने का पानी, ड्रिंकिंग वाटर,
जिसको हम स्टोर करते हैं घर में, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट नीड है हमारी। सिर्फ पानी मिलना वो काफी नहीं है। पानी तो हमें समंदर से भी मिल सकता है, लेकिन वो पानी हम लोग जानते हैं कि वो कोई काम का नहीं है। पोर्टेबल वाटर मिलना वो ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो प्योर वाटर होता है और उसी से हमारा काम चलता है। ओके, अपार्ट फ्रॉम द attempts made to increase the availability of potable water, there is a large difference between the demand of water and its supply। ठीक है, तो गवर्नमेंट की ओर से ऐसा प्रयत्न जरूर किया जाता है कि पोर्टेबल वाटर का क्वांटिटी जितना हो सके उतना बढ़ाया जाए, ठीक है। लेकिन फिर भी देयर इज अ लार्ज डिफरेंस बिटवीन द डिमांड ऑफ वाटर एंड सप्लाई। जितनी डिमांड है उतना सप्लाई तो डेफिनेटली नहीं मिल रहा है, ठीक है। जितनी डिमांड है उसके मुकाबले उसमें और जितना सप्लाई हमें मिल रहा है वो दोनों बातों में फर्क है। ओके, डिमांड कुछ और है, यानी कि डिमांड बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके सामने ओवरऑल देखा जाए एवरेज के हिसाब से तो सप्लाई अभी भी कम पड़ रहा है पानी का। ओके, इवन टुडे देयर इज अ सिवियर शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन अबाउट 8% टाउन्स इन इंडिया। ये स्टेटमेंट आपको अंडरलाइन करना है कि आज के जमाने में भी 21st सेंचुरी, यानी कि ऑब्वियसली ये आर्टिकल जब लिखा गया था तब भारत के कुछ 8% एरियाज ऐसे हैं, 8% टाउन ऐसे जहां पे पानी का कमी है, जितना चाहिए उससे उनको कम मिल रहा है। ओके, इट नीड्स टू बी डन टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकेबल वाटर टू अबाउट 50% ऑफ द विलेजेस ऑफ द कंट्री। जहां तक विलेजेस की बात की जाए तो टोटल मिला के जितने विलेजेस हैं, हालांकि विलेजेस तो हजारों की संख्या में, उसमें से 50% विलेजेस ऐसे हैं जिनको पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल रहा है। उनको ज्यादा पानी अभी भी प्रोवाइड करने की जरूरत है, और खास करके वो ज्यादा पानी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उनको ज्यादा अच्छी क्वालिटी का पानी पर्याप्त करवाने की जरूरत है। कई बार ऐसा होता है कि क्वांटिटी का बारे में अगर हम सोचें, इन केस इफ वी जस्ट थिंक अबाउट द क्वांटिटी, then they may have enough quantity of water coming in their village, but the quality is not that good. So we also have to emphasize the point that they also need the good quality of water apart from a good quantity of water. Quality quantity दोनों ये मेंटेन होना चाहिए, ये चीज बहुत ही क्रूशियल है यहाँ पे। ओके, अब आगे वाले पेज में, पेज नंबर 92 पे नेक्स्ट पैराग्राफ, there has been a large increase in the irrigation facilities in India। irrigation facilities में हालांकि काफी सुधार हुआ है पहले के मुकाबले, तो वो हो थोड़ा सा हम देख लेते हैं, ठीक है। इरिगेशन फैसिलिटी में सुधार हुआ है जरूर, लेकिन however 2/3 of the agricultural region still depends on rainwater। 2/3 यानी कि जितना नेट सोन एरिया है, जितना एग्रीकल्चरल लैंड, उसका 2/3 हिस्सा यानी कि 66% 2/3 होता है। तो 60, मैं ये कह सकता हूं कि 65% से भी ज्यादा जमीन ऐसी है जो अभी भी रेन वाटर के ऊपर ही डिपेंडेंट है, ठीक है। तो जितना काम होना चाहिए उसका 1/3 हिस्से का ही काम हो सका है अभी तक। ओके, इन रीसेंट टाइम the groundwater level has gone down considerably due to more and more water is extracted through wells and tube wells। जैसे मैंने आगे बात की कि इरिगेशन वेल्स और ट्यूब वेल से होता है काफी एरियाज में, लेकिन बहुत ज्यादा इरिगेशन होने की वजह से, खास करके वेल्स और ट्यूब वेल्स में से इरिगेशन करने की वजह से नीचे का यानी कि जमीन के अंदर का ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो पहले के मुकाबले काफी कम हो गया है, क्योंकि बहुत ज्यादा पानी जो जमीन के अंदर था उसको हमने यूज किया है। इसलिए वो चिंता का विषय है कि बहुत ज्यादा पानी ग्राउंड वाटर हमने यूज कर लिया है। तो आगे अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर हम क्या करेंगे? दैट इज अ पॉइंट अंडर कंसिडरेशन राइट नाउ। एज अ रिजल्ट द ग्राउंड वाटर रिसोर्स हैज डिक्रीज्ड। जो पहले वेल्स और ट्यूबवेल्स ग्राउंड वाटर के बहुत ही इफेक्टिव रिसोर्स माने जाते थे,
अब वो इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं माने जाते क्योंकि काफी गांव या काफी एरियाज ऐसे हैं जहां पे पानी एकदम नीचे का लेवल तक पहुंच गया है। और कई वेल्स में तो ऐसा भी देखने को मिलता है कि वो वेल्स जो है वो सूखे पड़ गए हैं, अब वहां से पानी मिल ही नहीं रहा है। ओके, सो इट्स अ वेरी सीरियस इशू। हम लोग शहर में रहते हैं इसलिए ये सारी समस्याओं के बारे में हमें पता नहीं चलता है तुरंत, बट स्पेशली दोज पीपल हु लिव इन द विलेज एरियाज, स्पेशली रिमोट विलेज areas, and especially those areas where there is an intensive scarcity of water, they can only understand how much scarcity of water they are experiencing in that village. अगर आपके कोई रिश्तेदार या तो फिर आपके फैमिली मेंबर्स अगर कोई रहते हैं गांव में, और खास करके ऐसे गांव में जहां पे पानी का कमी है, तो आप उनसे पूछ सकते हो, तो आपको जरूर बताएंगे कि आपको जितना पानी मिल रहा है आपके शहर में, गांधीनगर में, उतना डेफिनेटली उनको नहीं मिल रहा है, उससे काफी कम उनको मिल रहा है। प्लस हम वो जो लोग खेतों में खेती बाड़ी वगैरह करते हैं, ठीक है, उसमें जो इरिगेशन फैसिलिटी का उपयोग करते थे अभी तक, वेल्स और ट्यूबवेल्स का, उसमें से भी पानी अब कम होने लगा है। ओके, द कंट्री इज फेसिंग सीवियर प्रॉब्लम्स as some states extract groundwater in excessive volumes. ओके, हमारा देश जो है वो बहुत ही भयानक समस्या का सामना कर रहा है क्योंकि कुछ राज्य ऐसे हैं जो ग्राउंड वाटर की कमी हो जाने की बजाय वो बावजूद वहां से पानी अभी भी बहुत ज्यादा मात्रा में निकाल रहे हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली फिर उनके पास ऑप्शन भी नहीं होता है। दे हैव दैट ओनली ऑप्शन टू एक्सट्रैक्ट द वाटर थ्रू वेल्स ओनली, इसलिए वो ग्राउंड वाटर लेवल एकदम नील होने की तैयारी में है। कुछ राज्यों में ऐसी सिचुएशन है। सीरियस प्रॉब्लम्स लाइक रिडक्शन इन द क्वालिटी ऑफ वाटर एंड इंक्रीजिंग स्कैर्सिटी हैव टू बी फेस्ड। अब जब ऐसी हालत हो जाती है तो वहां के लोग इवन पानी का क्वालिटी के साथ ही कॉम्प्रोमाइज करते हैं। पानी तो कम हो ही रहा है, लेकिन जितना पानी मिलता है उसका क्वालिटी भी उसका अच्छा नहीं होता है, तो वहां पे भी उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। सो दो चीजें हैं। Okay, the water scarcity also is there. Okay, and there is a bad quality of water also. Whichever amount of water that they are getting, sometimes it is not even good also. Okay, so it's a very serious problem. Besides agriculture, water is used in industrial and uncontrolled quantity. तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि पानी का इतना कमी कैसे हो गया। बहुत सारे फैक्टर हैं, बढ़ती हुई जनसंख्या, लोगों का लाइफस्टाइल, फिर साथ में ये चीज कि इंडस्ट्रीज को बहुत ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है और वहां पे बहुत ज्यादा पानी यूज होता है, अनकंट्रोलेबली यूज होता है, वहां पे कंट्रोल ही नहीं होता है। जितना चाहिए उतना पानी अगर यूज करें तो बराबर है, बट so many industries use water uncontrollably, okay, unjudiciously, बहुत ज्यादा, बहुत भारी मात्रा में पानी उपयोग करते हैं, इसलिए जिनको जरूरत पड़ती है वहां तक नहीं पहुंच पाता है वो पानी। मेन सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन आर पोल्यूटेड वाटर ऑफ डोमेस्टिक यूजेस एंड इंडस्ट्रीज। ओके, अब पानी का पोल्यूशन, पानी से पोल्यूशन भी होता है, तो पोल्यूशन होने की दो मेन वजह है कि हमारा डोमेस्टिक पर्पस के लिए हम जो पानी यूज करते हैं वो गंदगी वाला पानी, और उसके अलावा इंडस्ट्रीज से गंदगी वाला पानी जो बहता है और कहीं पे भी नदी नाले में बह जाता है या तो फिर बहाया जाता है, ठीक है। ये दो सोर्सेस ऐसे हैं जिससे मेजर वाटर पोल्यूशन जो है वो फैलता है, और वाटर पोल्यूशन फैलने की वजह से वाटर बोर्न डिसीजेस भी होते हैं, ठीक है। अब आगे वाला पॉइंट हम पढ़ेंगे जिसमें मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। इस टॉपिक का मतलब है कि पानी का इतना सारा इश्यू है हमारे देश में, तो फिर उनको सही मात्रा में बराबर तरीके से किस तरह से मैनेज किया जाए ताकि वो बराबर से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है हर एक एरिया में, और साथ में जितना जरूरत है उतना ही पानी उपयोग में आता है ताकि हम वाटर का कंजर्वेशन भी कर पाए। ओके, कुछ टेक्निक हमारे पास होनी चाहिए
जिससे पानी को हम बचा सकते हैं फ्यूचर के लिए, कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब वो टॉपिक के बारे में अब हम बात करेंगे। वी ऑल नो दैट द अवेलेबल वाटर इज लिमिटेड क्वांटिटी, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इज आल्सो अनइक्वल, अलोंग विद दैट देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ वाटर पोल्यूशन। हमने अभी तक ये देखा कि पानी लिमिटेड क्वांटिटी में हमारे पास अवेलेबल है, प्लस क्वालिटी भी खराब हो जाती है कई बार, तो ऐसी हालत है। और हाँ, तीसरा पॉइंट कि वाटर पोल्यूशन भी बहुत होता है। ओके, तो दैट इज व्हाई इट इज नेसेसरी टू यूज वाटर इकोनॉमिकली एंड टू कंजर्व द अवेलेबल वाटर। ठीक है, इसलिए इकोनॉमिकल यूज करना पानी का वो बहुत जरूरी है, और जहां तक हो सके पानी को बचाए रखना फ्यूचर के लिए वो भी बहुत जरूरी है। वाटर इज सच रिसोर्स which is directly associated with the entire living organisms. पानी जो है वो ऐसा एक रिसोर्स है, ठीक है, जिसके ऊपर ही लिविंग ऑर्गेनिज्म सारे डिपेंडेंट है। अगर पानी का बहुत ही जबरदस्त क्राइसिस हो जाएंगे तो इवन हमारे एग्जिस्टेंस के ऊपर भी खतरा आ सकता है। The remedies to conserve water are to be done at different stages. पानी को किस तरह से बचाया जाए, ठीक है, उसके उपाय जो है वो अलग अलग स्टेज में हमें सोचने चाहिए। डेफिनेटली वो हमारा जिम्मेदारी है। द मेंटेनेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज इज नोन एज वाटर कंजर्वेशन। ये स्टेटमेंट शॉर्ट है, सिंपल है, लेकिन इंपॉर्टेंट। वाटर कंजर्वेशन क्या मतलब होता है, अगर आपको ये जवाब देना है, ठीक है, तो ये जवाब आप दे सकते हैं, द मेंटेनेंस ऑफ वाटर रिसोर्स, पानी के रिसोर्स का मेंटेनेंस करना, उसी को हम बोलते हैं वाटर कंजर्वेशन। ओके, सम जनरल रेमेडीज ऑफ वाटर कंजर्वेशन आर एज फॉलोज। कुछ रेमेडीज यहां पे बताए गए हैं, ठीक है, कि किस तरह से उपाय, कौन से ऐसे उपाय जिसकी वजह से हम पानी को बचा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला है मोर कंस्ट्रक्शन ऑफ रिजर्वायर्स फॉर वाटर स्टोरेज। ठीक है, पानी को स्टोर करने के लिए जितने हो सके उतने ज्यादा रिजर्वायर्स बनाए जाए। मान लो कि कई बार ऐसा आर्टिफिशियल मैनमेड लेक होता है, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है, तो वहां पे बारिश का पानी जब गिरता है तो वो सीधा ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाता है। हम हमारे घरों में भी ये चीज कर सकते हैं, जो कि आगे आएगा एक पॉइंट, वाटर हार्वेस्टिंग या वाटर शेड डेवलपमेंट, वो सारे टॉपिक्स आएंगे। और कई लोग ऐसा करते हैं कि अपने घरों में नीचे एक बहुत बड़ा अंडरग्राउंड टैंक बनवाते हैं, और वहां पे रेन वाटर जो है वो हार्वेस्ट किया जाता है, पानी को बचाया जाता है, ताकि एक्सट्रीम लेवल का जब स्केर्सिटी आ जाए पानी का, ठीक है, तो उसी रेन वाटर को फिल्टर करके या तो एटलीस्ट हम कैजुअल पर्पस में यूज जरूर कर सकते हैं। तो ऐसे पानी के स्टोर करने के जो कुछ रास्ते हैं वो रिजर्वायर्स कहा जाता है। जितने हो सके उतने ज्यादा बिल्ड करने चाहिए, बनाने चाहिए रिजर्वायर्स। Connecting two river basins and bringing the groundwater at higher levels. ओके, अगर हमसे हो सकता है तो एफर्ट्स करके दो रिवर बेसिन को इकट्ठा करना चाहिए, या तो जहां पे बहुत ज्यादा पानी है उस पानी को डाइवर्ट करना चाहिए कुछ ऐसे एरिया में जहां पे पानी का कमी है, कैनल्स के द्वारा, ठीक है, या तो फिर ऐसे जैसे यहाँ पे लिखा है कि रिवर बेसिन्स के दो रिवर बेसिन्स को कैनल के जरिए कनेक्ट भी करना चाहिए। ओके, वाटर इज नेशनल रिसोर्स। पानी जो है वो आखिर हमारा एक नेशनल रिसोर्स है, और इसको बचा के यूज करना इस तरह से हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, अब इसके आगे के जो टॉपिक है वाटर शेड डेवलपमेंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, उसके बाद आखिरी टॉपिक जो रहेगा फॉलोइंग पॉइंट शुड बी कंसीडर्ड फॉर वाटर मैनेजमेंट। खास करके वाटर कंजर्वेशन के ही रिलेटेड ये सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है, लेकिन उसका पढ़ाई हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, अदरवाइज ये लेक्चर बहुत ही लंबा हो जाएगा। Right, so we are still going to have one more lecture about this lesson, right? लेकिन तब तक आपको ये पढ़ लेना है जितना मैंने पढ़ाया, आपको बार बार पढ़िएगा, ओके, तो चीजें याद रहेंगी आपको, अदरवाइज याद नहीं रहेगी। Don't try to read like a story or a newspaper report.
ये आपका पढ़ाई का कंटेंट है, इसको बार बार पढ़ना जरूरी है। ऐसे स्टोरी के माफिक आप पढ़ लोगे तो ऐसे नहीं चलता है। आप जितना पढ़ते हो उसमें से कितना याद रहता है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और याद रहे इसलिए उसको धीरे धीरे से पढ़ना, आराम से पढ़ना, बार बार पढ़ना, ये सारी बातें बहुत जरूरी है आपकी स्टडीज में। और आजकल तो आपको काफी टाइम मिलता है, सो प्लीज डू दैट, डू द इंटेंसिव रीडिंग, स्पेशली ऑफ सब्जेक्ट्स लाइक सोशल साइंस, इंग्लिश, साइंस, ठीक है। पढ़ा जो रीडिंग करने वाले सब्जेक्ट है उसके पीछे आपको बार बार रीडिंग करके ही टाइम देना पड़ेगा, तब जाके कंटेंट तैयार हो सकता है, बता नहीं सकता। ओके, सो आई एम स्टॉपिंग, आई एम फिनिशिंग माय लेक्चर ओवर हियर। Thank you very much for your time. Have a great day.